हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट में समाजशास्त्र विषय का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है के अंतर्गत प्रथम अध्याय जो भारतीय समाज में ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में, जैसा कि मैंने पूर्व के पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजा था कि भारत का जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत विभिन्न कालों के दौरान जो भारतीय समाज की स्थितियाँ थी उसके बारे में उसमें बताया गया था। प्राचीन काल, मध्यकाल और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी कि आधुनिक काल के संदर्भ में हमने पीडीएफ के माध्यम से जाना। लेकिन भारतीय समाज की जो हम क्लासिकल व्यूज़ के आधार पर दृष्टिकोण से अध्ययन करें, यानी जो हिंदू समाज जो है करीब 4000 वर्ष पूर्व से ही कुछ समाज चिंतकों ने अनुभव किया कि व्यक्ति और समाज की प्रगति उस समय तक संभव नहीं है जब तक लोगों को जीवन के जो मूलभूत तथ्यों से अवगत नहीं कराया जाता, जब तक उन्हें अपने कर्तव्यों की जानकारी प्रदान नहीं की जाती, जब तक दायित्वों का निर्वाह करने हेतु उसे कोई प्रेरणा प्रदान नहीं की जाती। तो सामाजिक जीवन को संगठित बनाए रखने के दृष्टिकोण से ये सब आवश्यक समझा गया, यानी कि लोगों के सामने ऐसा जीवन दर्शन रखा गया, इस प्रकार के सामाजिक योजनाएं बनाई गई जिसने सामाजिक जीवन को संगठित बनाए रखने में योगदान दिया। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय समाज के दो प्रमुख आधार पर इनको संगठित किया गया, जिसमें पहला दार्शनिक आधार पर और दूसरा संगठनात्मक आधार। दार्शनिक आधार के अंतर्गत हम उन सिद्धांतों को महत्व दे सकते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को परिष्कृत कर उसे उसके लक्ष्य और कर्तव्यों से परिचित कराने में योगदान दिया। और संगठनात्मक आधार के अंतर्गत वह सामाजिक योजनाएं आती हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति और समूह के जीवन को इस प्रकार से विभिन्न इकाइयों में बांटा गया उसकी योग्यता और कार्यक्षमता का पूरा लाभ उठाया जा सके। तो हम संक्षेप में अगर यहाँ दोनों ही आधारों का यहाँ पर वर्णन करेंगे, जिसमें पहला दार्शनिक आधार, जिसकी दार्शनिक आधार पर जो मौलिक विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है, हम वो यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। दार्शनिक आधार में 4 आधार प्रमुख बताए गए, जिसमें पहला धर्म। तो हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म का प्रमुख स्थान है और हिंदुओं का संपूर्ण जीवन धर्म के आसपास ही घूमता है। एक हिंदू प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि को सोने तक, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने जीवन में अनेक धार्मिक क्रियाएं करता है। और हिंदुओं को 4 पुरुषार्थ तथा 4 कर्तव्य बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस प्रकार से धर्म की जो पूर्ति है वो मानव का सर्वोपरि कर्तव्य है। तो हिंदुओं में धर्म को सभी जीवों पर दया करने के रूप में और कर्तव्य के रूप में माना गया। धर्म के भी यहाँ अनेक स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म, राज धर्म, मित्र धर्म, कुल धर्म, गुरु धर्म, युग धर्म तो आदि। यानी कि धर्म ने व्यक्ति और समाज के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धर्म के बाद दूसरा जो प्रमुख आधार था वो था पुरुषार्थ। पुरुषार्थ सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति के जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्य को स्पष्ट किया गया। और ये जो 4 प्रमुख लक्ष्य थे पुरुषार्थ के अंतर्गत था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इसी को इन्होंने 4 पुरुषार्थ माना, जिन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न व्यक्ति अपने जीवन में करता ही है। और यहाँ धर्म का नैतिक कर्तव्य और नियमों के पालन से लिया गया है ताकि व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो सके। धर्म आत्मसंयम, संतोष, दया, उदारता, क्षमा, अहिंसा एवं कर्तव्यपन आदि गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। और अर्थ का तात्पर्य केवल धन एवं कर्तव्य पालन या प्रॉपर्टी में नहीं है, बल्कि उन सभी साधनों से है जिनके सहायता से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ अर्थ या धन को साध्य नहीं बल्कि साधन माना गया है। और अपने विभिन्न धार्मिक कर्तव्यों के पालन के लिए अर्थ को एक पुरुषार्थ के रूप में महत्ता प्रदान की गई। और काम का तात्पर्य केवल यौन संतुष्टि नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से जीवन के आनंद का उपभोग भी है।
और काम को एक पुरुषार्थ के रूप में इस दृष्टि से महत्व दिया गया है कि ये मनुष्य की जो प्राणी शास्त्रीय इकाई है उसकी आवश्यकता की पूर्ति करे, यानी कि संतान उत्पत्ति द्वारा माता पिता के जो ऋणों से उऋण होने और समाज की निरंतरता को बनाए रखने में योग दे सके। तो 3 जो पुरुषार्थ बताए गए हैं प्राप्त करने के पश्चात ही व्यक्ति को चौथा जो पुरुषार्थ है वह है मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। तो मोक्ष का अर्थ पूर्ण संतुष्टि की स्थिति में लिया गया, यानी कि इस स्थिति में व्यक्ति ब्रह्मानंद की अनुभूति और परमा आनंद की प्राप्ति करता है, तो जीवन मरण के बंधनों से छूट जाता है। तो पुरुषार्थ के सिद्धांत ने व्यक्ति को अनुशासित जीवन व्यतीत करने हेतु चारों लक्ष्यों को प्राप्त करके अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करने और समाज के जीवन को उन्नत बनाने में अपूर्ण योगदान दिया। अब तीसरी बात जो आधार है दार्शनिक, उसमें बताया कर्म और पुनर्जन्म। तो भारतीय समाज के एक आधार के रूप में कर्म सिद्धांत का जो महत्व पाया जाता है वह यहाँ है कि व्यक्ति संसार से विरक्त होने के उपदेश नहीं दिया गया, बल्कि संसार में रहते हुए फल की इच्छा किए बिना कर्म करते हुए या दायित्वों को निभाते रहने पर जोर दिया गया। और यह सिद्धांत व्यक्ति में नैतिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करता है, यानी कि उसे कर्तव्य का बोध कराता है। व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहे और दायित्व की भावना से कार्य करे। इसके लिए पुनर्जन्म की जो धारणा को पर जोर दिया गया। आज व्यक्ति जो कुछ भी है, चाहे धनी है या गरीब है, सुखी है या दुखी है, उच्च पद पे आसीन है या निम्न पर, ये सब कुछ उनके पूर्व जन्मों का कर्मों का फल बताया। तो यानी कि सद्कर्मों से व्यक्ति का आगामी जीवन अच्छा और बुरा दुष्कर्मों से बनता है। यह सिद्धांत व्यक्ति को अपने परिवार, वर्ण और आश्रम से संबंधित कर्तव्य पालने हेतु अपूर्व प्रेरणा प्रदान करता है। चौथा आधार बताया गया है वो है ऋण और यज्ञ। हिंदू जीवन व्यवस्था में व्यक्ति पर 5 प्रकार के ऋण बताए जाते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण। यानी व्यक्ति जो कुछ है उसका जैसा भी विकास हुआ, उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए वह दूसरों का ऋणी है। देवताओं का, ऋषियों का, माता पिताओं का, अतिथियों का और पशु पक्षियों तक का ये ऋणी है व्यक्ति। यानी इनके प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करके ही वह 5 प्रकार के ऋणों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए 5 महायज्ञों की व्यवस्था की गई है। साथ ही व्यक्तिवाद पर अंकुश रखने और जीवन को त्याग के आदर्श में ढालने के लिए इन यज्ञों का विधान किया गया। ये यज्ञ जो हैं व्यक्ति को सभी प्राणियों के प्रति अपने दायित्व को निभाने की शिक्षा देते हैं। और यहाँ यज्ञ का तात्पर्य अन्य के प्रति दायित्व निर्वाह से लिया गया है और कर्तव्यों की पूर्ति को एक तरह से यज्ञ कहा गया है। और 5वां संस्कार। संस्कार का तात्पर्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने, उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने, उसकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों को समाज उपयोगी बनाने के लिए व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और नैतिक परिष्कार आवश्यक माना गया। यानी शुद्धिकरण की पद्धति को ही यहाँ संस्कार की संज्ञा दी गई। तो जीवन को परिष्कृत करने की जो प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, यद्यपि संस्कारों की संख्या काफ़ी बताई गई, परंतु प्रमुख रूप से संस्कार 14 है। और इन संस्कार का उद्देश्य एक है, विशेष स्थिति पर जोर है, वह है आयु में व्यक्ति को उसके सामाजिक कार्यों का ज्ञान कराना। तो इस प्रकार ये दार्शनिक आधार के अंतर्गत 5 प्रमुख बातें बताई गई। दूसरा बताया था संगठनात्मक आधार। उस संगठनात्मक आधार की जो मौलिक विशेषताएं वो भी हम देख सकते हैं। तो दार्शनिक आधारों के अनुरूप ही भारतीय समाज को संगठित करने के उद्देश्य से यहाँ कुछ ऐसी सामाजिक व्यवस्थाओं को निर्मित किया गया है जो व्यक्ति और समाज के दोनों के सर्वांगीण विकास में जोर देती है। तो अब बात करते हैं हम इनके जो प्रमुख भारतीय समाज संगठनात्मक आधार के नाम से जाना गया, उसके जो प्रमुख आधार है पहला उसमें है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन के आधारशिला के रूप में है। यहाँ आधार के रूप बजाय व्यक्ति के गुण और स्वभाव के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और प्रत्येक वर्ण के अधिकार और दायित्व और व्यवसाय एक दूसरे से अलग है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक था कि वह अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्तव्यों का पालन करे। और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण वर्ग की जो स्थिति सबसे उच्च थी, परंतु इस व्यवस्था के प्रारंभ में जन्म पर आधारित नहीं होकर गुण और स्वभाव पर आधारित होने के कारण व्यक्ति का वर्ण परिवर्तन संभव था। व्यक्ति अपने व्यवहार से किसी उच्च या निम्न वर्ण का सदस्य हो सकता है, ऐसा उदाहरण भी पाए जाते हैं।
जहाँ लोगों के अपने गुण तथा स्वभाव को बदलकर एक वर्ण से दूसरे वर्ण की सदस्यता प्राप्त कर ली। यद्यपि वर्ण व्यवस्था में मुक्ति प्रणाली की कुछ विशेषताएं अवश्य ही पाई जाती है, परंतु व्यवहार रूप में वर्ण परिवर्तन उतना आसान नहीं था जितना साधारणतः समझा जाता है। दूसरा, आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य समाज के जीवन को और आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन को संतुलित एवं संगठित बनाए रखना। तो आश्रम व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में भोग त्याग दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया और इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मान करके 25-25 के 4 भागों में डिवाइड किया गया और चारों ही आश्रम की आयु, प्रत्येक आश्रम की आयु को 25 वर्ष माना गया है। यानी 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में बिताकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, अपने आप में सद्गुणों का विकास करता है, शारीरिक और मानसिक बौद्धिक दृष्टि से अपने को सबल बनाता है। फिर वह विवाह संस्कार के द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जहाँ वह धर्म की मर्यादा के अनुरूप कर्म, कार्य और अर्थ का उपभोग करता है, धन कमाता है और अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति करता हुआ संतान की उत्पत्ति करता है। फिर आती है बात वहाँ की, वो प्रतिदिन 5 माह यज्ञ करता हुआ समाज के अन्य सदस्यों और पशु पक्षियों तक के प्रति अपना कर्तव्यों का पालन भी वह करता है और 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो वह परिवार के सीमा में से बाहर निकल करके संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। वह ज्ञान का प्रसार भी करता है और समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करता है। यानी कि योग्य व्यक्तियों के निर्माण में योग देता हुआ आध्यात्मिक चिंतन में अपने आप को लगा देता है और 75 वर्ष की आयु को प्राप्त करने पर वह संसार से विरक्त होकर के संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से अंतिम जो आश्रम है संन्यास, उसमें प्रवेश करके वो अंतिम पुरुषार्थ यानी मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार आश्रम के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन काल में 4 पुरुषार्थ जो बताए गए हैं उसको प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है। तीसरी बात है संगठनात्मक, वो है जाति व्यवस्था। भारतीय सामाजिक संगठन के प्रमुख आधार के रूप में जाति व्यवस्था का महत्व रहा है। भारतीय समाज हजारों ऐसी जातियां और उपजातियां समूह में बटी हुई है जिसकी सदस्यता का आधार व्यक्ति के गुण और स्वभाव नहीं होगा कि बल्कि जन्म है। भारतीय समाज में कालांतर में स्त्रीगण के आधार पर रूप में गुण तथा स्वभाव का स्थान जन्म ले लिया। परिणाम क्या हुआ कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में बदल गई। प्रत्येक वर्ण में जातियां बढ़ती गई और जातियों की सदस्यता पूर्णतः जन्म पर आधारित होती गई। तो यद्यपि वर्ण परिवर्तन तो फिर भी संभव था, परंतु एक जाति की सदस्यता छोड़कर किसी अन्य जाति में पहुंचना प्राय असंभव था। तो धीरे धीरे एक ही वर्ण के विभिन्न जातियों तक में ऊंच नीच की भावना पनपने लगी। तो ऊंची जातियों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हुए, तो निम्न जातियों को कुछ नियोग्यताओं से पीड़ित रहना पड़ा। तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति में इंडोग्राम यानी कि अंतर्विवाह की नीति को अपनाया गया और प्रत्येक जाति की अपनी जाति पंचायती भी रही। जो जाति संबंधित नियमों का पालन नहीं करने वालों को कठोर दंड भी देती रही। तो ये व्यवस्था बंद वर्ग प्रणाली का उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो वर्तमान में जाति व्यवस्था के स्वरूप और कार्यों में अगर देखा जाए तो विभिन्न कई सारे परिवर्तन आए। इसके बावजूद भी अधिकांश भारतीय जीवन को जाति व्यवस्था आज भी अनेक रूप में प्रभावित कर रही है। अंतिम बात आती है जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। भारतीय समाज में परंपरागत के आधार के रूप में संयुक्त परिवार का विशेष महत्व रहा है। मैक्स मुलर ने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा माना है, जो सदियों से भारतीयों को सामाजिक विरासत के रूप में प्राप्त होती रही। बहुत से प्राचीन काल से भारतीय समाज की कई इकाई वास्तव में संयुक्त परिवार रहा है, न कि व्यक्ति। तो संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति के आदर्श तत्वों को और समूह कल्याण के सुंदर आदर्श को प्रस्तुत करती है। एक संयुक्त परिवार उन लोगों का एक समूह जो साधारणतः एक परिवार एक मकान में साथ साथ रहते हैं और एक रसोई में बना हुआ खाना खाते हैं। सभी परिवार की आय का सम्मिलित रूप से उपभोग करते हैं। सभी की प्रॉपर्टी संयुक्त रूप से स्वामी होते हैं और सभी सामान्य पूजा धार्मिक क्रियाओं में भाग भी लेते हैं। हालांकि इसमें साधारणतः 3-4 पीढ़ियों के रक्त संबंधी होते हैं, यद्यपि कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो रक्त संबंधी नहीं होते हैं। यानी संयुक्त परिवार का एक मुखिया होता है, कर्ता होता है, जिसके आगे का पालन अन्य परिवार के सभी सदस्यों को करना पड़ता है। और संयुक्त परिवार जातिगत नियमों के पालन एवं परंपरागत आदर्शों के अनुरूप कार्य करने का विशेषतः प्रयत्न करता है। इन सब उपयुक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट है कि भारतीय समाज के कुछ ऐसे परंपरागत आधार रहे हैं जिन्होंने समाज में समन्वयकारी प्रवृत्तियों के विकास में योग दिया।
तो इन आधारों के व्यक्तित्व के उन्नति के साथ साथ ही भारत में के विकास में सहायता पहुंचाई। तो अर्थात इसका एकमात्र अगर उद्देश्य देखें कि व्यक्ति के समन्वित जीवन व्यतीत करने हेतु किया गया वो सोचने समझने में सहायता की, वहाँ केवल स्वयं के लिए नहीं जीता बल्कि एकमात्र उद्देश्य होता है रोटी कपड़ा और मकान नहीं, बल्कि ये जानता है कि वह जीवन के आगे भी कुछ है, यानी कि वह आत्मा की अमरता और कर्मवाद पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करता है, 5 महायुगी की धारणा पर जोर देता है और पुरुषार्थ के सिद्धांत के अनुरूप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की भारत की सभ्यता और संस्कृति अति प्राचीन है, ये तो हमने निष्कर्ष रूप में देख ही लिया। यहाँ ऋषि मुनि विचारकों धर्म गुरुओं ने अपने चिंतन के परिणाम स्वरूप भारत के समाज की सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और प्राचीन काल में जो शास्त्रीय परंपरा को व्यक्त करने वाले अनेक ग्रंथों की रचना यहाँ पर हुई। ऐसे ग्रंथों वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत गीता आदि देखे गए हैं। कई प्रकार की स्मृतियों भी यहाँ रचना हुई। इन ग्रंथों में अगर बात करें तो परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था को दर्शाया भी गया है। तो हमने वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, कर्म, पुनर्जन्म सिद्धांत, धर्म, परिवार, जाति आदि का उल्लेख इसमें देखा गया है। और इसमें परंपरागत रूप से ये समाज की सदियों से प्रभावित करते रहे कि व्यक्ति इनके अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे। व्यक्ति समाज पर निर्भर और समाज अपने विकास और प्रगति के लिए व्यक्ति पर निर्भर है। दोनों को पग पग पर एक दूसरी आवश्यकता पड़ती है। साथ ही शास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि समाज में सब प्रकार के कार्यों की समुचित व्यवस्था हो और प्रत्येक कार्य का संपादन ठीक प्रकार से हो। इस हेतु समाज को 4 वर्णों में और 4 इस व्यवस्था जो है व्यक्ति कार्य पर आधारित ही नहीं कि कर्म जन्म पर। इस व्यवस्था में वर्णों को एक दूसरे से ऊंचा और नीचा नहीं माना गया, बल्कि प्राकारात्मक दृष्टि से प्रत्येक वर्ण की उपयोगिता को दर्शाया गया। इस प्रकार से भारतीय समाज की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के पश्चात शास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत हम भारतीय जो चीज़ें विशेषताओं के संदर्भ में हमने चर्चा की है। थैंक यू, धन्यवाद।